हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की जो आपका पेपर नंबर 8 है, भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करेंगे भारत के वैधानिक इतिहास की, यानी कि भारत में विधियों की शुरुआत कहाँ से हुई, और दूसरी बात करेंगे संवैधानिक इतिहास की कि हम कैसे संविधान तक पहुँचे, कैसे हमारा संविधान बना। यानी हमारे पास दो बातें हो गई, प्री कॉन्स्टिट्यूशन की और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की। ये थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो हिस्ट्री टाइप ही हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ पढ़ के बताऊंगी। स्टार्टिंग इसकी होती है 1598 से। 1598 में अंग्रेज़ों ने बिजनेस करने की परमिशन ली थी, जिसको कि वहाँ की जो ब्रिटिश क्राउन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने 31 दिसंबर को एक राजपत्र जारी किया, एक चार्टर जिसे 1600 ईस्वी का चार्टर कहते हैं। उसके तहत ये परमिशन जारी हुई, जिसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो इसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। अब बात करते हैं 1600 ईस्वी के राजलेख की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्टर है, क्योंकि जो अंग्रेज भारत में आए थे वो इसी चार्टर के तहत आए थे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये चार्टर क्या होता है। देखिए, चार्टर यानी कि एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें कि जो अभ्यर्थी है जिसने अप्लाई किया है उसको दिया जाता है, और मतलब उसको एक सरकारी राजकीय परमिशन मिल जाती है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने वहाँ की ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ से मांगी थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने उन्हें यह चार्टर जारी किया और यह परमिशन दी। जैसे अभी एक कोई एक्ट होते हैं जो सबके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, उसी तरीके से उस वक्त ये चार्टर या राजपत्र हुआ करते थे। तो बात कर रहे हैं 1600 ईस्वी के राजलेख की। तो देखिए, भारतीय न्यायालयों की जो अभी इन प्रेजेंट में जो प्रोसेस है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है ब्रिटिश व्यवस्था से, जिसका एक तरीके से शुरुआत हम 1600 ईस्वी से मान सकते हैं। इससे पहले तक और इससे काफ़ी समय बाद तक यहाँ पे मुग़ल व्यवस्था, मुग़ल शासन व्यवस्था चलती थी और हिंदू विधि का प्रयोग होता था। ये दोनों ही यहाँ चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेजी व्यवस्था ने इसकी जगह ले ली, और सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसने कि भारत में सबसे पहले एक साधारण व्यापार कंपनी के रूप में ब्रिटेन का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया था। इस कंपनी का जो पूरा नाम है वो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। और देखिए, ये जो चार्टर एलिजाबेथ के द्वारा जारी हुआ था अंग्रेज़ों के लिए, वो केवल व्यापार करने के लिए था, और इसके अंदर सिर्फ 15 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेज़ों ने 60 सालों तक व्यापार किया, और फिर जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ने पर, और अलग अलग धीरे धीरे अलग अलग कानून बनने लगे, और फिर एक नया चार्टर जारी हुआ 1661 में, जिसमें कि कंपनी में बहुत सारे न्याय संबंधी बहुत सारे टॉपिक्स लिए गए, और एक नया चार्टर जारी किया गया 1661 का, जिसे कि एक जुडिशियल चार्टर कहते हैं। देखिए, जो सन 1600 वाला चार्टर था, उस चार्टर में ने कंपनी को ये अधिकार दिया था कि अपनी जो आम सभा होगी उसके माध्यम से ऐसी सीमित और साधारण व्यवस्थाएं वो बना सके जिसके प्रशासन व्यवस्था, कर्मचारी वर्ग और व्यापार और आवागमन का सतत विकास और उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित हो सके। व्यवस्थाएं, आदेश और निर्देशों के पालन के लिए कंपनी को अधिकार था कि जो भी इनका पालन नहीं करेगा उसको वो सजा दे सकते थे, और उस सजा में था साधारण कारावास, जुर्माना और कोड़े जैसी शारीरिक सजा वो दे सकते थे।
लेकिन कंपनी के पास पूरे राइट्स नहीं थे। इसीलिए सन 1661 का एक नया चार्टर जारी हुआ जिसके अंदर कंपनी को कुछ अधिकार भी दे दिए गए, और इन अधिकारों में जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों पर भी कुछ हद तक अंग्रेजी विधि लागू होने लग गई थी। जो लोग अंग्रेजी बस्तियों में उनके साथ रहते थे, उनके साथ व्यापार करते थे, कंपनी के लिए काम करते थे। तो जो सन 1600 का चार्टर था, उससे तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की एक तरीके से एंट्री हुई थी भारत के अंदर, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ जमाना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ अधिकार लेना शुरू किए। व्यापार करने के उद्देश्य से जो अंग्रेज भारत आए थे उन्होंने यहाँ पे अपनी न्याय व्यवस्था चालू कर दी थी, और सन 1661 के राजपत्र से उन्होंने कुछ न्याय अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। अब अगर हम ये देखें कि सन 1600 और 1661 के चार्टर में क्या अंतर था, तो वो अंतर कह सकते हैं कि सबसे पहला तो कि सन 1600 ईस्वी के राजपत्र में जो अधिकार दिए गए थे वो केवल जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हीं तक सीमित थे, और जो 1661 का राजपत्र था उनमें उन व्यक्ति भी उस दायरे में आ गए थे जो कि अंग्रेज़ों की बस्तियों में रहते थे और कंपनी के लिए काम करते थे। और दूसरा इसके अंदर हम कंपैरिजन में कह सकते हैं कि सन 1600 में जो उन्हें सज़ा देने का अधिकार था वो भी सन 1661 के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया, कि जो 1600 के अंदर सज़ाएं दे रखी थी वो साधारण सज़ाएं थी, उसके अंदर फांसी की सज़ा भी नहीं दी जाती थी। लेकिन 1661 के राजपत्र में जो भी कोई जघन्य अपराध करते थे उनके लिए गवर्नर एंड काउंसिल जो है फांसी की सज़ाएं दे सकती थी। उसके बाद आता है कि जो कार्यपालिका थी उसको भी न्याय करने का अधिकार मिल गया था, और एक है कि अंग्रेजी विधि का एक तरीके से भारत में उपयोग होने लग गया था जिसके अंदर भारतीय शामिल थे, यानी यूँ कह सकते हैं कि भारतीयों पर अंग्रेजी विधि लागू होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे जो सन 1600 का चार्टर था वो एक तरीके से भंग होने लग गया था। तो जो सारे तमाम व्यापारी थे स्वतंत्र रूप से एकाधिकार क्षेत्र से अपना व्यापार करने लगे थे, जिससे कि कंपनी को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी थी। और देखिए सन 1683 ईस्वी का एक नया राजपत्र जारी हुआ और उन्होंने इस उद्देश्य से इसका समाधान ढूंढ लिया। तो एक तरीके से जो कंपनी काम कर रही थी वहाँ सागरीय लुटेरे भी आना शुरू हो गए थे, उन्हें सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सन 1683 ईस्वी का एडमिरल्टी चार्टर लागू किया जिसके अंदर इनकी न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया था। और देखिए तब धीरे धीरे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में आपस में कुछ मतभेद भी होने लगे थे। वहाँ उन्होंने भी थोड़े से पाँव पसार लिए थे और एक कंपनी की स्थापना कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश संसद की जो मंत्री परिषद थी उनके दबाव में सन 1702 ईस्वी में एक प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव में जो फ्रांसीसियों की और अंग्रेज़ों की जो दोनों कंपनियां थी उन्होंने एक दूसरे में शामिल हो जाना स्वीकार कर लिया, और 1708 से 1709 ईस्वी में लॉर्ड गॉडोल्फिन एबोट द्वारा इसको पूर्ण किया गया, और शामिल होने के बाद इस कंपनी का नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो जो कंपनी का वैधानिक एकाधिकार था सन 1793 ईस्वी तक सुरक्षित रखा गया, और इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, जिसने कि 65 सालों के अंदर ही अपने फैक्ट्रियों के किराएदारों के स्तर से ऊपर उठकर एक बहुत ही अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया था। और धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन पहुंची 1726 के राजलेख पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 1726 के चार्टर के साथ।